हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में यूपी पीजीटी 2011 का प्रश्न पत्र देखने वाले हैं। ये एक सेकंड क्लास है। इससे पहले एक क्लास हो चुकी है इससे जुड़ी हुई, जिसमें 60 प्रश्न कराए गए थे। बाकी के प्रश्न आज इस क्लास में कराए जाएंगे। ये क्लास आपके यूपी पीजीटी एग्जाम के साथ ही अन्य समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूपी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। जेआईसी एग्जाम के लिए समाजशास्त्र का और जीएस का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार स्टेट एंड बिहार पीजीटी का प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। नेट एग्जाम के लिए भी समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। एंड राजस्थान और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का समाजशास्त्र का और जीएस का प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट के लिए आपको यहाँ पर समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। सेकंड ग्रेड के लिए आपको यहाँ पर समाजशास्त्र के नोट्स मिल जाएंगे। यूपी पीजीटी एग्जाम के लिए नोट्स चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसमें यूपी पीजीटी का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। इसके अलावा अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नोट्स चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। एंड ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स के हैं। लगभग समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं में ये टॉपिक्स रहते हैं। इसके अलावा वन लाइनर में भी नोट्स मिल जाएंगे। ये रिवीजन टाइम के लिए बेस्ट रहने वाला है। एंड थिंकर्स से रिलेटेड भी नोट्स आपको मिल जाएंगे। इसमें इंडियन थिंकर्स दिए गए हैं। और अभी चूंकि आपके बैक टू बैक एग्जाम लगे हुए हैं, अभी यहाँ पर 31 मई तक ऑफर दिया जा रहा है, जिसमें समाजशास्त्र से संबंधित सभी प्रैक्टिस सेट, सोशियोलॉजी के नोट्स और जीएस का जो प्रैक्टिस सेट है इसमें छूट दी जा रही है। कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पर नीचे आप व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं 790-555-3851। इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। 60 प्रश्न हुए थे, उसके बाद के प्रश्न आज इस क्लास में कराए जाएंगे। एंड क्लास एंड होते ही आप सभी अपना स्कोर जरूर बताएंगे कि आपका कितना सही हुआ है। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ तक हो गया था। प्रश्न है, भारत के जौनसार बाबर खस जनजाति में किस प्रकार की विवाह पद्धति प्रचलित है? एक विवाह, बहुविवाह, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह यहाँ पर दिया गया है। क्या होगा यहाँ पर सही? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? भारत के जौनसार बाबर की खस जनजाति में किस प्रकार की विवाह पद्धति प्रचलित है? यहाँ पर सही क्या होगा? बहुपति विवाह। ठीक है, बहुपति विवाह होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, बहुपति विवाह का अर्थ है। ऑप्शन देखिए, एक विधवा पुनर्विवाह करती है, अनेक स्त्रियां अनेक पुरुषों से विवाह करती हैं, या फिर एक स्त्री एक समय में एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती है, या फिर एक तलाकशुदा स्त्री पुनर्विवाह करती है। यहाँ पर क्या होगा? बताएं। बहुपति विवाह क्या होगा? इसमें से कौन इसे सही तरह से परिभाषित कर रहा है? एक स्त्री एक समय में एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती है, विकल्प सी। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, विवाह का किस प्रकार का स्वरूप विश्व में कहीं भी नहीं पाया जाता, नहीं देखा जाता है? देखिए, एक विवाह है, बहुपति विवाह है, बहुपत्नी है और समूह विवाह है। इनमें से विवाह का कौन सा स्वरूप है जो विश्व में कहीं भी नहीं देखा जाता? कौन सा होगा? समूह विवाह। ठीक है, ग्रुप मैरिज। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। अच्छा, समूह विवाह की बात किसने की है, ये आप जरा कमेंट बॉक्स में करके आंसर दें। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, किसी समाज में विवाह का स्वरूप अंततः निश्चित होता है। ऑप्शन देखिए, जनसंख्या में लिंगों के अनुपात द्वारा, या फिर धर्म के द्वारा, कानून द्वारा, या फिर सरकार के द्वारा। किसी समाज में विवाह का स्वरूप अंततः निश्चित होता है, यहाँ पर क्या होगा? सरकार के द्वारा होता है, कानून के द्वारा होता है, धर्म के द्वारा होता है, या फिर जनसंख्या में लिंगों के अनुपात द्वारा होता है? जनसंख्या में लिंगों के अनुपात द्वारा होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, गोडार्ड के अनुसार निम्न में से कौन बाल अपराध का सर्व प्रमुख कारण है? अनैतिक गृह, मानसिक दुर्बलता, खराब आर्थिक स्थिति, नगरीकरण। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, देखकर बताएं। गोडार्ड के अनुसार निम्न में से कौन बाल अपराध का सर्व प्रमुख कारण है? यहाँ पर क्या होगा? मानसिक दुर्बलता। मानसिक दुर्बलता, विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन जनजाति मातृवंशी है? जनजाति किसकी है, बताएं। कौन सी जनजाति मातृवंशी है?
खासी जनजाति होगी, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, भील जनजाति पर किसका फील्ड वर्क रहा है, किसने अध्ययन किया है भील जनजाति पर, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, परिवार का सर्वाधिक आवश्यक सामाजिक कार्य क्या है। ऑप्शंस देखिए, घर की व्यवस्था, सदस्यों के भोजन की व्यवस्था, संतानोत्पत्ति और संतान का पालन पोषण, या फिर आजीविका कमाना। परिवार का सर्वाधिक आवश्यक सामाजिक कार्य पूछा जा रहा है, क्या होगा यहाँ पर, संतानोत्पत्ति और संतान का पालन पोषण। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का गठन कब किया गया था। 1995, 1996, 1997, 1998। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का गठन पूछा जा रहा है, कब किया गया था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का गठन 1998 में होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, अपनी जाति के अंदर विवाह करने की अनिवार्यता को कहते हैं। ऑप्शंस देखिए, अंतरजाति विवाह, जाति अंतर विवाह, बहिर्विवाह या फिर बहुविवाह। अपनी जाति के अंदर विवाह करने की अनिवार्यता को क्या कहा जाता है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, अपनी जाति के अंदर विवाह करने की अनिवार्यता को हम क्या कहते हैं, जाति अंतर विवाह। विकल्प बी, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, विभिन्न जातियों के दो व्यक्तियों के परस्पर विवाह को कहते हैं। ऑप्शन है अंतरजाति विवाह, जाति विवाह, बहिर्विवाह या फिर बहुविवाह। विभिन्न जातियों के दो व्यक्तियों के परस्पर विवाह को हम क्या कहेंगे, क्या कहा जाएगा इसे, अंतरजाति विवाह, ठीक है, अंतरजाति विवाह कहा जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, कौन सा कथन संस्कृति के गुण के लिए गलत है। देखिए, संस्कृति से संबंधित अब यहाँ पर दिया गया है, विशेषताएं होंगी, यहाँ पर देखिए विशेषताएं दी गई हैं। विकल्प ए है, संस्कृति मानव निर्मित है। विकल्प बी है, संस्कृति सीखी जाती है। सही है, ठीक है, संस्कृति मानव निर्मित होती है, सीखी जाती है, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। प्रत्येक समाज की संस्कृति समान होती है, ये गलत है, ठीक है। और विकल्प डी भी देख लीजिए, संस्कृति में सामाजिक गुण निहित होता है। यहाँ पर क्या होगा, विकल्प सी, ठीक है, गलत पूछा जा रहा है। विकल्प सी होगा, प्रत्येक समाज की संस्कृति समान नहीं होती, प्रत्येक समाज की अपनी विशिष्ट संस्कृति होती है, ठीक है, समान नहीं होगी। सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, एक मुस्लिम पत्नी को पति द्वारा विवाह के समय दिया जाने वाला धन कहलाता है। ऑप्शंस हैं, वधु मूल्य, दहेज, मेहर, उपहार। एक मुस्लिम पत्नी को पति द्वारा विवाह के समय दिया जाने वाला जो धन है उसे क्या कहा जाता है, क्या कहा जाएगा, उसे मेहर कहा जाएगा। ऑप्शन सी, ठीक है, विकल्प सी मेहर होगा यहाँ पर। प्रश्न है, आश्रितता सिद्धांत संबंधित है। गरीब देशों का विकसित देशों पर आश्रितता, गरीब लोगों का सरकार पर आश्रितता, या फिर वृद्ध व्यक्तियों का अपने परिवार पर आश्रितता, या फिर महिलाओं का पुरुषों पर आश्रितता। यहाँ पर क्या होगा, गरीब देशों का होगा, गरीब देशों का विकसित देशों पर आश्रितता होगा। विकल्प ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, किस विचारक ने धर्म का संबंध पूंजीवादी व्यवस्था के उद्भव से जोड़ा। वेबर, मार्क्स, स्पेंसर, दुर्खीम। यहाँ पर ऑप्शंस हैं, इनमें से किस विचारक ने धर्म का संबंध पूंजीवादी व्यवस्था के उद्भव से जोड़ा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर मैक्स वेबर होगा, ठीक है, मैक्स वेबर होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किसके द्वारा पुरुष के एकाधिकार की भावना और ईर्ष्या को परिवार की उत्पत्ति का प्रमुख कारण किसने बताया। ऑप्शन है वेस्टरमार्क, ब्रिफोल्ड, मॉर्गन, टाइलर। इनमें से किसके द्वारा पुरुष के एकाधिकार की भावना और ईर्ष्या को परिवार की उत्पत्ति का प्रमुख कारण बताया गया है। सही यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, वेस्टरमार्क, ठीक है, वेस्टरमार्क होगा। और परिवार की उत्पत्ति से संबंधित वेस्टरमार्क ने एक विवाही सिद्धांत दिया है, ठीक है, परिवार की उत्पत्ति से संबंधित एक विवाही सिद्धांत दिया है। ब्रिफोल्ड की अगर हम बात करें तो ब्रिफोल्ड ने मात्र सत्तात्मक सिद्धांत दिया है, ठीक है, परिवार की उत्पत्ति से संबंधित मात्र सत्तात्मक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, ब्रिफोल्ड के द्वारा दिया गया है। मॉर्गन ने परिवार की उत्पत्ति का यौन साम्यवाद का सिद्धांत दिया है, ठीक है, यौन साम्यवाद या फिर उद्विकासीय सिद्धांत आएगा इनका, ठीक है। और टाइलर ने धर्म की उत्पत्ति का उद्विकासीय सिद्धांत दिया था। धर्म की उत्पत्ति का उद्विकासीय सिद्धांत टाइलर के द्वारा दिया गया, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, वेस्टरमार्क, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। और वेस्टरमार्क ने ये जो स्टेटमेंट दिया है ये डार्विन से प्रभावित होकर दिया था, इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए अब यहाँ पर देखिए, अविद्यालीकरण संबंधित है। ऑप्शन देखिए, इवान इलिच, पॉलो फेरी, अरविंदो, भगवान दास। अविद्यालीकरण किससे संबंधित है,
अविद्यालयीकरण इनमें से किससे संबंधित है? इवान इलिच और पॉलो फेरी होगा, ठीक है, इवान इलिच पॉलो फेरी होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, निम्न में से किस विचारक का संबंध सांस्कृतिक वृद्धि के नव उद्विकास सिद्धांत से है? मॉर्गन, स्टीवर्ट, वाइट, बियरस्टेड, इनमें से किस विचारक का संबंध सांस्कृतिक वृद्धि के नव उद्विकास सिद्धांत से है? यहाँ पर राइट आंसर लेस्ली वाइट होगा, सी होगा, ठीक है। आयोग ने सी को माना है लेकिन स्टीवर्ट भी हैं, ये भी याद रखेंगे, हो सकता है वाइट ना हो, स्टीवर्ट दिया गया हो, ठीक है, एग्जाम में। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, प्रतिस्पर्धा किस प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया है? आंशिक रूप से एकीकरण करने वाली है या फिर आंशिक रूप से पृथक्करण करने वाली है, पूरी तरह से पृथक्करण करने वाली है या फिर पूरी तरह से एकीकरण करने वाली है? प्रतिस्पर्धा किस प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया है? और प्रतिस्पर्धा की अगर हम बात करते हैं या तो यह असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है, ठीक है, असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है प्रतिस्पर्धा। यहाँ पर क्या होगा, ये आंशिक रूप से पृथक्करण करने वाली है, विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, साइबर अपराध वह अपराध है जो कंप्यूटर नेटवर्क एंड हार्डवेयर के प्रयोग द्वारा होता है। ऑप्शन देखिए, M.A. सुसमैन है, गॉर्डन एंड फोर्ड है, फेडरिक थ्रेजर है, वेवलिन है। साइबर अपराध वह अपराध है जो कंप्यूटर नेटवर्क एंड हार्डवेयर के प्रयोग द्वारा होता है। ये किसके द्वारा बात कही गई है? M.A. सुसमैन होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा आंसर। चलिए अब यहाँ पर देखिए, अंतर पूछा जा रहा है प्रतिस्पर्धा और संघर्ष का, और ये दोनों अवधारणाएं असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया की है, ठीक है, असहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं हैं ये दोनों। चलिए विकल्प देखिए, ए है यहाँ पर प्रतिस्पर्धा कम मात्रा में पृथक्करण करती है जबकि संघर्ष अधिक मात्रा में करता है, ये सही है। विकल्प बी देखिए, प्रतिस्पर्धा व्यक्ति व समाज दोनों को लाभ पहुंचाती है जबकि पृथक्करण ठीक है, जबकि पृथक्करण दोनों को हानि। और विकल्प सी देखिए, प्रतिस्पर्धा सामाजिक प्रगति में सहायक करती है जबकि संघर्ष इसमें बाधा पहुंचाती है। बताएं यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ये तीनों ही सही है, ठीक है, कथन तीनों ही सही है, विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। और प्रतिस्पर्धा और जो संघर्ष है, ठीक है, ये किस में आएंगी? दोनों ही असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया में आएंगे। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, इनमें से कौन सा सदस्यता को व्यक्त नहीं करता है? इनमें से किस में मेंबरशिप नहीं होती है? समुदाय में होती है, बिल्कुल होती है, समिति में भी होती है, संस्था में नहीं होती, सोशल ग्रुप में होती है, ठीक है, संस्था में नहीं होती है, ठीक है, कम्युनिटी में होता है ना, व्यक्तियों का समूह, समिति भी है, निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों द्वारा एक समूह, एक समिति का गठन किया जाता है जिसकी निश्चित संरचना होती है, सोच विचार करके स्थापना की जाती है। संस्था में नहीं होते, सोशल ग्रुप भी व्यक्तियों का संकलन है जिनके बीच में आमने सामने का प्रत्यक्ष संबंध एवं सहयोग पाया जाता है। कूले ने ऐसे व्यक्तियों के समूह को क्या कहा था? प्राथमिक समूह कहा था, प्राइमरी ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा, संस्था। चलिए अब यहाँ पर देखिए, व्यक्ति की विचार शक्ति प्राय लुप्त हो जाती है। ऑप्शन है समिति में, भीड़ में, श्रोता समूह में या फिर जनता में। व्यक्ति की विचार शक्ति प्राय किस में लुप्त हो जाएगी? भीड़ में, ऑप्शन बी, विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, 11 की जनगणना है, 2011 की जनगणना के अनुसार मृत्यु दर कितनी है, ये पूछा जा रहा है। 11 की जनगणना के अनुसार मृत्यु दर कितनी है? यहाँ पर क्या होगा? 12.5, ठीक है, 12.5 होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, भावुकता प्रबल होती है परिवार में, भीड़ में, संस्था में या फिर जनता में? भावुकता प्रबल होती है, यहाँ पर क्या होगा? परिवार में, विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा सही। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्राथमिक समूह की अवधारणा सभी जानते हैं, कूले ने दी है प्राथमिक समूह की, किस पुस्तक में दी है? सोशल ऑर्गेनाइजेशन में दी है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन में दी है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन कब आती है? पुस्तक 1909 में आती है। 3 उदाहरण बताए थे प्राथमिक समूह के: परिवार, पड़ोस और मित्र मंडली, फ्रेंड ग्रुप
वाला आ जाएगा आपका। ये तीनों एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। व्यक्तियों का ऐसा संकलन जिनके बीच में आमने सामने का प्रत्यक्ष संबंध एवं सहयोग पाया जाता है। कूले ने ऐसे व्यक्तियों के संग्रह को क्या कहा था? प्राथमिक समूह कहा था। चलिए आगे यहाँ पर देखिए प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक समूह है? अब यहाँ पर देखिए परिवार, बच्चों का खेल समूह, पड़ोस, यहाँ पर ये तीनों ही बताए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये तीनों बताए गए हैं, यही ऑप्शंस पे दिए गए, ये तीनों ही हो जाएंगे ऑप्शन डी। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए निम्न में से द्वितीयक समूह है, सेकेंडरी ग्रुप पूछा जा रहा है। परिवार, ऑफिस, बच्चों का खेल समूह, पड़ोस। तो देखें आप ध्यान से देखें, यहाँ पर विकल्प में प्राथमिक समूह के तीनों उदाहरण दिए गए हैं। परिवार दिया गया है, बच्चों का समूह और पड़ोस दिया गया है। ऑफिस यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेकेंडरी ग्रुप हो जाएगा। विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए निम्न में से कौन सा स्थानीय समूह है? जाति, प्रजाति, जनजाति, संजाति यहाँ पर दिया गया है। स्थानीय समूह पूछा जा रहा है तो यहाँ पर क्या होगा? ट्राइबल होगा। ठीक है, जनजाति होगी, निश्चित भूभाग में यह रहती है। विकल्प सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए जनांकी प्रक्रिया पूछी जा रही है, इनमें से कौन सी है? 4 दी गई है। पहला है प्रजननता, दूसरी है मृत्युता, तीसरी है अस्वस्थता, चौथी है धार्मिक संप्रदायों के बीच जनसंख्या का अनुपात। जनांकी प्रक्रिया पूछी जा रही है, इनमें से कौन सी है? यहाँ पर क्या होगा? पहली और दूसरी, ऑप्शन ए, विकल्प ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए सशक्त कार्यदल में कौन सा सम्मिलित नहीं है? राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश यहाँ पर दिया गया है। कौन नहीं आएगा इसमें? पंजाब नहीं होगा, विकल्प बी। ठीक है, पंजाब नहीं होगा, बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए जाति की परिभाषा है। जाति एक बंद वर्ग है, जाति एक अंतर्विवाही समूह है, जाति एक बहिर्विवाही समूह है, जाति एक भूभागीय समूह है। क्या होगा? जाति की परिभाषा किस रूप में की गई है? क्या होगा? जाति एक बंद वर्ग है। अच्छा, बंद वर्ग है किसने कहा? ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और साथ में यहाँ पर क्या होगा? जाति अंतर्विवाही समूह भी है, लेकिन ऑप्शन ए यहाँ पर राइट माना है आयोग ने। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। चलिए अब यहाँ पर देखिए कथन बताना है कौन सा सही है। चलिए आइए देखिए, और यहाँ पर ये वर्ण होगा। ठीक है, इसे सही कर ले आप। चलिए देखिए विकल्प ए है, जाति तथा वर्ण दोनों जन्म पर आधारित है। जाति तथा वर्ण दोनों ही कर्म पर आधारित है। जाति तथा वर्ण दोनों समाज का स्त्रीकरण करते हैं। और जाति तथा वर्ण दोनों वर्ग व्यवस्था पर आधारित है। क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर मुझे लग रहा है क्लासी होगा। ठीक है, क्लासी शायद सही है। यहाँ पर क्या होगा? जाति तथा जो वर्ग है ये दोनों ही समाज का स्ट्रैटिफिकेशन करते हैं। विकल्प सी। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए आइए यहाँ पर देखिए प्रश्न है, किसने समाज को भौगोलिक भाग्य निर्णायकवाद का सिद्धांत दिया? समाज का भौगोलिक निर्णायकवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? हंटिंगटन, हट्टन, मैलोनोव्स्की, श्री अरबिंदो यहाँ पर दिए गए। और इंडियन थिंकर्स जो ये कंप्लीट करा दिए गए हैं, इसके फोल्डर आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप वहाँ से सभी अभी तक जितने भी क्लासेस ली गई हैं, सभी का टॉपिक्स जो भी जितने भी कंप्लीट कराए गए हैं टॉपिक्स, उन सभी का फोल्डर आपको अलग अलग मिल जाएगा। उस नाम से आप सर्च जब देखेंगे फोल्डर तो सारी क्लासेस आपको उसी एक फोल्डर में उस टॉपिक से रिलेटेड दिख जाएंगी। यहाँ पर क्या होगा? हंटिंगटन होगा। ठीक है, हंटिंगटन को भौगोलिक निर्धारणवादी भी कहा जाता है। विकल्प ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, संस्कृति सकुल विभिन्न कालों में विकसित होकर अन्य भागों में प्रसारित होते हैं, इस प्रसारवाद के समर्थक है। यहाँ पर देखिए 4 दिए गए हैं, ग्रैबनर, एंकरमैन, रॉबर्ट लॉबी, इलियट एंड मैरिल। संस्कृति सकुल विभिन्न कालों में विकसित होकर अन्य भागों में प्रसारित होते हैं, इस प्रसारवाद के समर्थक कौन है? यहां पर क्या होगा? ग्रैबनर और एंकरमैन होगा। विकल्प ए। ठीक है, ऑप्शन ए यहां पर राइट होगा। प्रश्न है, संस्कृति का विकास मानव कर पाया है पर पशु क्यों नहीं? ऑप्शन देखिए, बोलने की क्षमता एवं वाणी, सीधे खड़ी होने की क्षमता, उंगलियों का कलाइयों की कार्य क्षमता, उंगलियों और कलाइयों की कार्य क्षमता, या फिर उपरोक्त सभी। संस्कृति का विकास मानव कर पाया है, पशु क्यों नहीं कर पाया? यहाँ पर ये सभी होंगे। ठीक है, डी यहाँ पर राइट होगा। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न कौन सा हंटिंगटन द्वारा दिया गया है? ऑप्शन देखिए, समाज के भाग्य का निर्णय आर्थिक परिस्थितियां करती हैं, समाज के भाग्य का निर्णय भौगोलिक परिस्थितियां करती हैं, समाज के भाग्य का निर्णय राजनीतिक परिस्थितियां करती हैं, या फिर समाज के भाग्य का निर्णय सांस्कृतिक परिस्थितियां करती हैं। यहाँ पर क्या होगा?
यहाँ पर समाज की भाग्य का निर्णय भौगोलिक परिस्थितियां करती हैं, विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न देखिए, संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, ये किसका कहना है? हर्शकोविट्स, मेलानोव्स्की, महात्मा गांधी, लिंटन। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, कल्चर को कंप्लीट कराया जा चुका है। यहाँ पर क्या होगा? हर्शकोविट्स होगा। ये कथन किसका है? हर्शकोविट्स के द्वारा ये बात कही गई थी, संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, रूथ बेनेडिक्ट का नाम निम्न में से किस अवधारणा के साथ जुड़ा हुआ है? संस्कृति तत्व, संस्कृति सकुल, सांस्कृतिक प्रतिमान, सांस्कृतिक विलंबना यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर क्या होगा? सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा ऑगबर्न ने दी है। सांस्कृतिक प्रतिमान, कल्चर पैटर्न रूथ बेनेडिक्ट का है। सांस्कृतिक तत्व में क्लार्क विस्लर प्लस लिंटन का नाम आएगा, ठीक है, इसे याद रखेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर कल्चर पैटर्न राइट है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, समाज में किस स्थिति को सांस्कृतिक विलंबना कहा जाता है? आइए विकल्प देखिए, ऑप्शन ए है जब एक समाज की संस्कृति दूसरे समाज की संस्कृति से पिछड़ जाती है, उसे कहेंगे हम। या फिर विकल्प बी, जब संस्कृति के दो पारस्परिक निर्भर भागों में से एक भाग दूसरे भाग से पिछड़ जाता है, उसे। या फिर इनमें से दोनों ही कथन सही है या फिर इनमें से कोई भी नहीं, मतलब दोनों कथन गलत है। सांस्कृतिक विलंबना किसका कॉन्सेप्ट है? ऑगबर्न का, ठीक है, ऑगबर्न द्वारा दिया गया है। किस पुस्तक में दिया गया है? सोशल चेंज में। सोशल चेंज कब आती है? 1922 में आती है। यहाँ पर जब संस्कृति के दो पारस्परिक निर्भर भागों में एक भाग दूसरे भाग से पिछड़ जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? सांस्कृतिक विलंबना कहेंगे। दो तरह की संस्कृति की बात की थी ऑगबर्न ने, भौतिक और अभौतिक संस्कृति। चलिए अब यहाँ पर देखिए, औपचारिक संबंध पूछा जा रहा है, इनमें से किस समूह का लक्षण है? प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, स्थानीय समूह या फिर स्थायी समूह? औपचारिक संबंध, प्राथमिक समूह में कैसे संबंध पाए जाते हैं? अनौपचारिक संबंध पाए जाते हैं, ठीक है। प्राथमिक समूह में कैसे संबंध पाए जाते हैं? अनौपचारिक संबंध पाए जाते हैं। यहाँ पर द्वितीयक समूह होगा, विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, जाति व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी पूछा जा रहा है। अंतर्विवाह व्यवस्था का निर्धारण, जन्म से अस्पृश्यता, सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण। जाति व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है? अंतर्विवाह को। और अस्पृश्यता का अगर अंत की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद, ठीक है, ये कौन सा है? 17 अनुच्छेद करता है बात अस्पृश्यता के अंत की, एग्जाम में पूछा जाता है। और जाति की व्यवस्था की रीढ़ किसे माना जाता है? अंतर्विवाह को। और किसने माना है ये भी याद रखें, घुरिये ने माना था, ठीक। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, आधुनिक समाज में अधिकांश सामाजिक स्थितियां होती है। परिस्थितियां कैसी होती हैं आधुनिक समाज में? प्रदत्त होती हैं, अर्जित होती है, मानव निर्मित होती है या फिर ईश्वर द्वारा प्रदत्त होती है? आधुनिक समाज में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर प्रदत्त नहीं देखने को मिलेंगी, अर्जित परिस्थिति देखने को मिलेगी। प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति की बात किसने की है? रॉल्फ लिंटन ने की है। याद रखेंगे, रॉल्फ लिंटन द्वारा परिस्थिति के दो प्रकार बताए गए थे, प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति। प्रदत्त परिस्थिति जो व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होती है, कास्ट हो गया, जेंडर हो गया। और अर्जित परिस्थिति जिसे व्यक्ति अपनी योग्यता से प्राप्त करता है, योग्यता कुशलता से, टीचर बन रहा है, आईएएस ऑफिसर, डॉक्टर बन रहा है, तो ये उसने अपने प्राप्त की है अपनी मेहनत से, तो उसे हम क्या कहेंगे? अर्जित परिस्थिति कहेंगे। चलिए आगे यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, समाज में प्रदत्त सामाजिक स्थिति तय होती है इस आधार पर। अब देखिए, प्रदत्त की बात हो रही है, प्रदत्त सामाजिक परिस्थिति किससे मिलेगी? जन्म से मिलेगी, ठीक है, सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सा विचारक सांस्कृतिक विलंबना के सिद्धांत के लिए जाना जाता है? बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? ऑगबर्न के द्वारा दिया गया है। विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। इस कॉन्सेप्ट की बात किस पुस्तक में की है? सोशल चेंज में। कब आती है? 1922 में आती है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, कौन सा कथन सही है? चलिए देखिए, व्यक्तित्व की जड़ें संस्कृति में होती है, संस्कृति की जड़ें व्यक्तित्व में होती है, संस्कृति की जड़ें बर्ताव में होती है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? कौन सा कथन यहाँ पर सही है? बताएं क्या होगा यहाँ पर? व्यक्तित्व की जड़ें संस्कृति में होती है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न कथन पर टिप्पणी करना है। एक व्यक्ति ना तो मानव पैदा होता है और ना ही सामाजिक, बल्कि वह ये दोनों ही बनता है सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा। ये गलत है, सही है, अंशतः सही है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं होगा? एक व्यक्ति ना तो मानव पैदा होता है और ना ही सामाजिक, बल्कि वह ये दोनों ही बनता है सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा। ये यहाँ पर क्या है? सही है, ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है, बी यहाँ पर राइट होगा।
प्रश्न है समाजीकरण एक प्रक्रिया है, ऑप्शन देखिए व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाने की, व्यक्ति की संस्कृति को परिवर्तित करने की, व्यक्ति के समाज को परिवर्तित करने की, या फिर व्यक्ति के व्यक्तित्व को परिवर्तित करने की। समाजीकरण कैसी प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है समाजीकरण? व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाने की है, ठीक है, व्यक्ति के व्यक्तित्व को बनाने की है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए सामाजिक नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण क्या है? स्कूल, परिवार, पड़ोस, नातेदारी यहाँ पर दिया गया है। सोशल कंट्रोल का सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण पूछा जा रहा है, क्या होगा? परिवार है, ठीक है, फैमिली है, बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है निम्न में से कौन सामाजिक नियंत्रण लागू करता है? समाज, धर्म, कानून या फिर ये सभी सामाजिक नियंत्रण लागू करता है, ये पूछा जा रहा है, तो ये सभी होंगे, ठीक है, डी होगा। सामाजिक नियंत्रण अवधारणा के जनक कौन है? E.A. रॉस है, ठीक है, E.A. रॉस है। किस पुस्तक में बात की है? सोशल कंट्रोल में। कब आती है सोशल कंट्रोल? 1901 में आती है, ठीक है। इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है निम्न में से सामाजिक नियंत्रण का कौन सा साधन जनरीति है? यहाँ पर नमस्ते करना होगा, ऑप्शन ए, ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर राइट है। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है सामाजिक नियंत्रण का मुख्य लक्ष्य क्या है? चलिए देखिए सही समय पर चुनाव करवाना, सामाजिक विकास तेज करना, या फिर आदर्श नियमों व सामाजिक मूल्यों का अनुपालन करवाना, या फिर कीमतों पर नियंत्रण रखना। यहाँ पर आदर्श नियमों व सामाजिक मूल्यों का अनुपालन करवाना होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है कौन से व्यवहार सामाजिक नियंत्रण से मेल नहीं खाते हैं? प्रार्थना स्थल में धार्मिक अनुष्ठान, अपनी ही जाति में विवाह, हड़ताल पर जाना, या फिर आयकर चुकाना। यहाँ पर हड़ताल पर जाना होगा, सी यहाँ पर राइट होगा। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है स्ट्रैटिफिकेशन से जुड़ा हुआ, ये टॉपिक भी कंप्लीट कराया जा चुका है। सामाजिक स्थिरीकरण का अर्थ है समाज का, ऑप्शन देखिए पेशेगत विभाजन, भाषागत विभाजन, सामाजिक परिस्थिति के अनुसार विभाजन, या फिर क्षेत्रीय विभाजन। सामाजिक स्थिरीकरण का अर्थ पूछा जा रहा है, समाज का कैसा विभाजन है ये। और सोरोकिन ने क्या कहा था कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन ऐसा कोई भी समान नहीं है जहां पर स्ट्रैटिफिकेशन ना पाया जाता हो। स्तरविहीन समाज, स्तर विहीन समाज एक कल्पना मात्र है, ऐसा कोई भी समान नहीं है जहां पर स्थिरीकरण ना पाया जाता हो, स्ट्रैटिफिकेशन ना पाया जाता हो। ये बात किसके द्वारा की गई थी? सोरोकिन के द्वारा की गई थी। और यहाँ पर सामाजिक परिस्थिति के अनुसार विभाजन होगा, सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए सामाजिक नियंत्रण दृढ़ होता है छोटे समुदायों में, एक रूपी समुदायों में, धर्म को महत्व देने वाले समुदायों में, या फिर उपरोक्त तीनों में। यहाँ पर छोटे समुदायों में होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए निम्न में से कौन सा सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन का है? रेखीय सिद्धांत, चक्रीय सिद्धांत, दोनों में से कोई नहीं, या फिर ए और बी दोनों। यहाँ पर रेखीय और चक्रीय ये दोनों ही होंगे, विकल्प डी होगा, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर देखिए प्रश्न है सामाजिक परिवर्तन की दर तीव्र होती है वृहद नगरों पे, ग्रामीण समाजों में, जनजातीय समुदायों में, या फिर छोटे समुदायों में। सामाजिक परिवर्तन की दर तीव्र किसमें होगी? यहाँ पर सही क्या होगा? छोटे समुदायों में होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है सामाजिक परिवर्तन में बाधा पहुंचाने वाले कारक कौन से हैं? रूढ़िवादिता, निरक्षरता, निहित स्वार्थ, या फिर उपरोक्त सभी। बाधा पहुंचाने वाले कारक पूछा जा रहा है, तो क्या होंगे? ये सभी होंगे, ऑप्शन डी, विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए अंतर पूछा जा रहा है संस्कृति और सभ्यता में। देखिए विकल्प ए है संस्कृति अभौतिक, सभ्यता भौतिक होती है। विकल्प बी संस्कृति अच्छी जबकि सभ्यता अच्छी नहीं होती। विकल्प सी सभ्यता प्रगतिशील होती है जबकि संस्कृति नहीं। विकल्प डी सभ्यता विकसित होती है जबकि संस्कृति नहीं। तो सही स्पष्ट क्या कर रहा है, कौन सा विकल्प कर रहा है? संस्कृति और सभ्यता में अंतर, संस्कृति अभौतिक होती है, सभ्यता क्या होती है? भौतिक होती है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है हिंदू सामाजिक संगठन के चतुर्वर्ण कौन से हैं? वर्ण पूछे जा रहे हैं, 4 वर्ण हैं, कौन कौन से होंगे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ऑप्शन ए, विकल्प ए यहाँ पर राइट होगा। अच्छा, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन ये पुस्तक किसकी है? ये आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करें। चलिए यहाँ पर देखिए एक हिंदू सामाजिक जीवन के आश्रम कौन से हैं?
आश्रम कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम होगा। विकल्प सी यहाँ पर राइट होगा। आश्रम के 4 प्रकार है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। चलिए अब यहाँ पर देखिए, भारतीय सामाजिक दर्शन के अनुसार कितने संस्कार बताए गए हैं? 20, 16, 4, 8। भारतीय सामाजिक दर्शन के अनुसार संस्कार कितने बताए गए हैं? कितने तरह के होते हैं? 16 होते हैं। बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, कर्म का सिद्धांत हिंदू धर्म की किस पुस्तक में प्रतिपादित किया गया? रामायण, उपनिषद, वेद, भगवत गीता। कर्म का सिद्धांत हिंदू धर्म की किस पुस्तक में दिया गया है? किस पुस्तक में है? भगवत गीता में है। विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, कर्म का सिद्धांत किसके द्वारा समझाया गया? राम, कृष्ण, शिव, ब्रह्मा। किसके द्वारा कर्म का सिद्धांत समझाया गया है? कृष्णा के द्वारा, कृष्ण जी के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, किसने कहा है कि परिवार धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है? पार्कर, एडरसन, गुडे, फॉल्सम, रॉबर्ट बी रेस्टेड। यहाँ पर क्या होगा? किसने कहा कि परिवार धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? गुडे, ठीक है, गुडे होगा। विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। आखिरी प्रश्न है, हिंदू विवाह की प्रकृति है संविदात्मक, धार्मिक, नैतिक, सामाजिक। हिंदू विवाह की प्रकृति कैसी है? धार्मिक। हिंदू विवाह क्या है? धार्मिक संस्कार है। किसका कहना था? के.एम. कपाड़िया का। के.एम. कपाड़िया ने हिंदू विवाह को क्या कहा था? धार्मिक संस्कार कहा था। धर्म प्रजा रति, धर्म प्रजा रति, ये क्या बताए थे? हिंदू विवाह के उद्देश्य बताए थे। क्या बताए थे? हिंदू विवाह के उद्देश्य बताए थे। ये तीन धर्म प्रजा रति, ये क्रम में सही लिखा है, आपको बताया गया, इसे ऐसे ही याद रखेंगे, इस तरह से पूछा जाता है। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।